नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज अपनी सेकेंड बुक, यानी कि हम अपनी सेकेंड बुक यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट बुक है, हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका, उसमें हमने लगभग 5 से 6 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं और उन चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही हमने उसका गद्य खंड से संबंधित भी एक चैप्टर जो है पढ़ लिया है। काव्य खंड में हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, गद्य खंड में हमने 1 चैप्टर पढ़ लिया है और अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आज से हमारी जो है सेकंड बुक, जिसका नाम है वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2। तो देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम यहाँ पर शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रो हम लेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे। काफी लेंथी चैप्टर है और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके लॉन्ग आंसर में इसका एक प्रश्न आता है, आपके शॉर्ट आंसर में इसका प्रश्न आता है। तो चैप्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं, सिल्वर वेडिंग। चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग, जो कि हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चैप्टर लिखा गया है, ये चैप्टर लिखा गया है जो सेक्शन ऑफिसर है वाई.डी. पंत, यानी कि यशोधर पंत जी, उनके बारे में। और उनका जो पूरा जीवन यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी रहे हैं और अपने जो उनके बड़े भाई, यानी कि जिन्होंने उनको इस मुकाम पर पहुंचाया, क्योंकि बचपन में ही उनके जो है माता पिता की जो डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी थोड़ा बहुत की। उसके बाद वो दिल्ली चले गए और वहां उनका परिचय जो है उन्हीं के गांव के, यानी कि उनके जान पहचान के जो किशन दा थे, उनके साथ हुआ। और किशन दा का किस तरह से उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और किस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरे आजीवन जो है किशन दा को वो फॉलो करते रहे। और उसके बाद जो है उनकी जॉब जब लग गई, उसके बाद कैसे उन्होंने अपने जीवन के ज्यादातर उन्होंने जीवन का समय जो है अपना सरकारी मकान में जो है निकाला। उनका विवाह हुआ और उसके बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी जो है वो हुए और उसके बाद किस तरह से अब उनके बच्चे जो है बड़े हो गए हैं। तो किस तरह से उनके विचारों में जो है एक मतभेद उत्पन्न हो रहा है, बच्चों के विचारों में, माता पिता के विचारों में। और इसको एक तरह से जनरेशन गैप भी कह सकते हैं कि कैसे जो है जो चीजें पहले कैसी हुआ करती थी और समय के साथ उनमें कैसा परिवर्तन हो रहा है, कैसे आधुनिकरण हो रहा है और इस आधुनिकरण का, इस मॉडर्नाइजेशन का कैसे हमारे जो मध्य वर्गीय परिवार है उन पर असर पड़ रहा है, कैसे चीजें बदल रही है और कैसे इसमें यशोधर बाबू जी नहीं बदल पाए हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई है। काफी सारी चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर में। जैसे जो है यहाँ पर उनके कलीग्स के साथ उनका किस तरह का रिलेशन है, कैसा उनका एक तरह से ऑफिस में कैसा व्यवहार वो रखते हैं, फिक्स टाइम पे वो आते हैं, फिक्स टाइम पे वो जाते हैं और बिल्कुल बहुत ज्यादा उनको ऑफिस में किसी से बात करना या बहुत सारा एक तरह से नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि जैसे दिन भर की जो गहमा गहमी होती है, क्योंकि काम करने के साथ साथ कभी एक तरह से वाद विवाद हो जाता है, बातचीत हो जाती है किसी न किसी मैटर में। तो वो क्या करते हैं, शाम होने पर, यानी कि शाम को घर जाने से पहले वो उसको खत्म कर देते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें कह के, कि ताकि जो बाकी कलीग्स हैं उनको कुछ ऐसा ना लगे कि उनके जो बॉस हैं वो गुस्सा है या कुछ इस तरह का माहौल। क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे जो हमारा वर्क प्लेस होता है, वहां पे अगर हमारी सभी के साथ एक बॉन्डिंग अगर अच्छी होती है, वहां पे अगर हमारा रिलेशन अच्छा होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे काम पे भी पड़ता है। हम अपने काम को उतने ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, दूसरों की हेल्प ले पाते हैं, हम दूसरों की हेल्प कर पाते हैं और अपने काम में उसका हमारा जो है काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर
जो है काम पर ही हम ये सोचेंगे नहीं ये काम मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, दूसरे पर थोपेंगे, या हम सोचेंगे कि हम बड़े हैं, हमें ये काम एक तरह से मैं बड़ा हूं तो मैं क्यों काम करूं, या मैं क्यों छोटों की सुनूं, मैं क्यों मैं इनकी सुनूं, मैं इनकी रिस्पेक्ट क्यों करूं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर जो है एक तरह से करती है कि कैसे आप माहौल बनाते हो काम का, अपने वर्क प्लेस का। तो बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर बताया है इस चीज के बारे में, और काफी आगे के लिए जैसे उन्होंने बताया किस तरह से जो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। देखिए जो ये चैप्टर है इसका नाम भी यहाँ पर लिखा गया है सिल्वर वेडिंग। तो उनकी जो सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी होती है यानी कि 25th एनिवर्सरी होती है, और जैसे मैंने बताया अब उनके बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं, और उनका जो एक बेटा है वो पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ाई एक तरह से उनकी जो बेटी है वो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती है, और उनका बेटा जो है वो काफी अच्छी तनख्वाह पर नौकरी में लग गया है, छोटा बेटा जो है पढ़ाई कर रहा है। तो एक तरह से सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और उनको देखते देखते उनकी जो पत्नी है वो भी काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी बदल चुकी है, काफी तौर तरीके, रहन सहन, खान पान उनका बदल गया है, जो कि वाई डी पंत जी को, यशोधर पंत जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है जो जिस तरह का हम रहे हैं, जिस तरह से हमें वैसे ही रहना चाहिए, हमें इस तरह से एक तरह से अपने ये सब उनको दिखावा लगता है, और ये सब चीजें उनको, ये फूहड़ता उनको लगती है, ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उनकी पत्नी और उनमें जो है इसी बात की नाराजगी जो है बनी रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें वेडिंग एनिवर्सरी पर के चारों ओर घूमती है, और वहीं पर से जो है पूरी की पूरी चीजें वाई डी पंत और किशनदा के बारे में हमें यहाँ पर पता चलती है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम जो है सिल्वर वेडिंग रखा हुआ है, और लास्ट में क्या कुछ होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और जैसे मैंने बताया कि काफी लेंदी हमारा चैप्टर है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की अपने शुरुआत से, यानी कि शुरू से इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर जो है ये शुरू हो रहा है वाई डी पंत, यशोधर पंत जी के ऑफिस से। ये पार्ट जो है शुरू हो रहा है उनके ऑफिस से, यानी कि उनके ऑफिस में जब वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर हैं, और उनके जो उनकी जो टेबल है उस पे एक नेम प्लेट लगी हुई है, उस पे जो है लिखा हुआ है वाई डी पंत, यानी कि यशोधर पंत। ठीक है ना। तो इस तरह से अब लास्ट में आप पंत जी ने सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत जी ने क्या किया, अपनी टेबल की जो आखिरी फाइल जो थी उस पर लाल फीता बांधा, और निगाह जो है मेज से उठाई। अब जैसे जो आखिरी फाइल थी, दिन भर का काम खत्म करने के बाद जो आखिरी फाइल थी उसका उसका लाल फीता बांधा, और उसके बाद जो ऑफिस में लगी हुई घड़ी थी उसकी तरफ निगाह उठाई, और वो घड़ी जो है 5:25 बजा रही थी। उन्होंने क्या देखा, जो ऑफिस की दीवार पर घड़ी लगी हुई है उसको उन्होंने देखा लास्ट फाइल को बांधते हुए, तो उस घड़ी पर समय हुआ था 5:25, और उसके बाद उन्होंने अपनी कलाई में जो घड़ी थी उसको देखा। उन्होंने पहले जो ऑफिस की घड़ी है उसको देखा जो 5:25 बजा रही थी, और फिर उन्होंने अपनी कलाई की घड़ी को देखा जिसमें ठीक 5:30 बज रहे थे, यानी कि ठीक 5:30 हो चुके थे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर उनकी पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो पर जो समाचार आते थे उनसे मिलाते थे। देखिए उनकी घड़ी जो थी, आपने देखा होगा पहले की घड़ियों में जो है चाबी भरनी होती थी, रोज सुबह उसको मिलाना पड़ता था, फिक्स करना पड़ता था। तो उन्होंने वो रोज सुबह अपनी घड़ी को जो है, जो समाचार आते हैं, आपने देखा होगा कि रेडियो पर हर दिन सुबह के समाचार कि ये है सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार, 7:30 बजे के मुख्य समाचार, 8 बजे के मुख्य समाचार। तो पंत जी जो है रोज सुबह अपनी घड़ी को जो है उसी रेडियो के समाचारों से जो है मिलाते थे, और उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही
सुस्त ठहराया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा धीमा चलती है, लेट चलती है, इसमें जो है एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, यानी कि 7:30 इसमें हो रहा है। फाइल को आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने महताबों पर डाली और उन्होंने तुरंत फाइल, लास्ट फाइल थी, और उसे उठाया और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने एक निगाह जो है अपने महताबों पर डाली। महताबों यानी कि जो उनके कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय का जो समय होता है वो सुबह 9 से 5 या 10 से 5 होता है, ठीक है ना। जो टाइमिंग होती है सरकारी कार्यालयों की वो होती है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक की, ठीक है ना। लेकिन उनके जो महताब थे, उनके जो सहकर्मी थे, वो मजबूर रहते थे कि उनको पंत जी की वजह से 8 बजे, क्योंकि जब ऑफिस में बॉस बैठा हुआ है तो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको भी पता है कि उनको काम कंप्लीट करके वहां पर देना है, तो उनको बैठना पड़ता था। तो वो 5:30 बजे तक बैठने के लिए मजबूर होते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार को निराकरण कर जाने की किशनानंद पांडे, ठीक है ना, किशनानंद पांडे यानी कि किशन दास से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया कि दिन भर की जो एक तरह से दिन भर का जो शुष्क व्यवहार होता है, क्योंकि काम के कारण अक्सर हो ही जाता है, जैसे मैंने बताया कि कभी किसी के साथ बहस हो जाती है, कभी किसी के साथ बातचीत हो जाती है, कभी ऊंची आवाज में बात हो जाती है, या कभी किसी के साथ कुछ एक तरह से डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि काम में हर इंसान को जो है पंक्चुअल रहना है, सीरियस रहना है, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। तो जब 5:30 चलते चलते, अब जैसे ही वो अपने कैबिन से निकले और वहां से निकलते उन्होंने जब अपने मेहताबों की तरफ देखा तो उन्होंने एक उनको कहा कि आप लोगों को देखते देखते, उन्होंने चुटकी ली, और ये चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी थी, वो उन्होंने ये सब चीजें कि दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण, कि दिन भर जिस तरह का भी व्यवहार उन्होंने किया हो बाकियों के साथ, शाम को उसको, जैसे हम सुबह सबसे मिलते हैं ना, गुड मॉर्निंग कहते हैं, विश करते हैं, इसी तरह से ओके बाय सी यू, इस तरह से कहकर जो है उस दिन को और अच्छा बनाने का प्रयास जो है करने की जो कला है वो उन्होंने कहाँ से सीखी थी, किशन दास से सीखी थी, कृष्णानंद पांडे जी से उन्हें मिली हुई थी, और उसी परंपरा का वो पालन करते थे। और उन्होंने चुटकी लेते हुए क्या कहा, यानी कि मजाक करते हुए क्या कहा कि आप लोगों की देखा देखी घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि इतना ढीला काम करते हो आप, आपको देख के घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि ये 5:30 भी टाइम पे नहीं बजा रही है। तो इस तरह से जो सीधे, अब जैसे ही वो उन्होंने इस तरह से मजाक किया तो असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। अब देखिए, समहाउ इम्प्रॉपर मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। कैसी आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो हीरो हीरोइन होते थे, अभिनेता अभिनेत्री होते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, आजकल फिर से वही फैशन आ रहा है कि वो चौड़े वाली पतलून, ठीक है ना, जो चौड़े मोहरे वाली पतलून होती थी, नीचे से खुली खुली, ठीक है ना, और उस पे हील वाले जूते, जो इतनी इतनी हील होती थी जूतों में, काले बूट वाले जूते हील वाले, तो उसको वो पहनते थे। लेकिन उनको ये वेशभूषा, किसको, पंत जी को ये वेशभूषा जो है समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, यानी कि ये थोड़ा सा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। थोड़ी बदतमीजी से एक तरह से जिसकी मालूम होती थी, थोड़ा बदतमीजी से की, एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। अब देखिए, उसने थोड़ा सा बदतमीजी करते हुए, यानी कि मजाक करते हुए कहा, एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह, बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, ये तो वक्त सही देती है ना। जब उन्होंने एक तरह से मजाक किया था कि ये जो घड़ी है ऑफिस की, ये आपकी तरह ही सुस्त हो गई है, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया, उनकी जो घड़ी है उसको कहा चूनेदानी। ये क्यों कहा, क्योंकि जो उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी वो उनकी शादी की घड़ी थी,
ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आपकी चुन्नीदानी का क्या हाल है, ये तो सही वक्त देती है ना। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उन्होंने चड्डा की जो धृष्टता थी यानी कि जो एक तरह से चड्डा ने ये जो छेड़ने वाली बात कही थी उसको इग्नोर किया और तुरंत आंसर दिया कि हाँ ये तो मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और घृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। अब चड्डा ने फिर से धृष्टता दिखाई और पंत जी की कलाई थाम ली और इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था और वो मन ही मन उस जमाने को याद जरूर करते थे जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह तो, अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी, सस्ती मिल जाती है। तुरंत उसने उनका हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, आप देखिए जैसे ही हाथ पकड़ा तो वो फिर से जो है पुराने उसमें चले गए और वो कहते थे कि एक जमाना ऐसा था जब वो किसनदा को अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि साहब कहते थे और जो है मन ही मन उन्होंने इन सब चीजों को एक तरह से वो तुच्छ मानने लगे थे कि कोई आदमी ये सब घड़ी या उनके जीवन में इन सब चीजों की वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है ना, ये सारी चीजें उन्हें दिखावा लगती थी कि अगर आदमी जो है बहुत महंगी घड़ी पहन रहा है या महंगे जूते पहन रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, क्योंकि उन्होंने वो जो साधारण जो समय था वो देखा था कि तब भी लोग सरवाइव करते थे, तब भी लोग जीते थे, तब भी लोगों का एक विचारधारा थी कि सादा जीवन उच्च विचार, कि अपने जीवन को साधारण रखो, अपने जीवन में चीजों को साधारण रखो लेकिन विचार हमेशा अपने उत्तम रखो, ऊंचे रखो। तो इस तरह से उन्होंने उनके हाथ थाम लिया, कलाई थाम ली और कहा कि ये आपकी घड़ी जो है ये तो बाबा आदम के जमाने की है, कि अब तो डिजिटल घड़ी ले लो, जो जापानी घड़ियां चलती हैं आजकल वो ले लो, थोड़ा सस्ती भी मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि यह घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी और हम पुरानी चाल के हैं तो इसलिए हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। तो उन्होंने सीधे जवाब दिया, क्या कहा कि ये घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी और हम पुरानी चाल के इंसान हैं, यानी कि हमने ये सब कुछ देखा नहीं है, ये सब हमें समझ में नहीं आता और हम पुरानी चाल के लोग हैं तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये अभी तक राइट टाइम देती है, यानी कि अभी तक ये बिल्कुल सही चल रही है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां पर कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। तो इस तरह से एक तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी, यानी कि हाथ मिला लेने की। जब उन्होंने रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात, जैसे हम आपस में कोई बात करते हैं और फिर उस पर जब हमें हंसना होता है तो हम एक हाथ आगे बढ़ा देते हैं और सामने वाला उस पर हाथ मारता है और फिर हम क्या करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ठीक है ना। और वक्ता श्रोता दोनों ठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। तो वो कहते हैं ये परंपरा जब उन्होंने अल्मोड़ा के रैमजे स्कूल से मैट्रिक यानी कि 10th की पढ़ाई पास की और उसके बाद जब वो किशनदा के कमरे में आए तो वहां पर भी जो है इसी तरह की परंपरा थी, वहां पर भी जो है जब बातचीत करते थे तो जब किसी की बात का जवाब देते थे तो इस तरह से जो है हाथ मिलाया करते थे और फिर दोनों ठाक कर हंसने लगते थे। अब वो किसनदा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठोक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। अब देखिए उनका जो रूम था वो मैश की तरह था, जैसे मैश में होता है ना कि अपना सामान लाओ पकाओ खाओ और रहो आराम से।
तो जब यशोधर बाबू आए थे तो वो मात्र जो है 10th मैट्रिक करके आए थे, तो उनकी उम्र भी कम थी सरकारी नौकरी के लिए। कोशिश करने पर भी ऑफिस जो बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। बहुत किशनदा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बॉय सर्विस में भी नहीं लगाए जा सके क्योंकि उनकी उम्र जो है कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, और उस टाइम पे फिर किशनदा ने उन्हें जो उनकी मैच थी, यानी कि जहां पर सब जो लोग लड़के रहते थे वहां पे उन्होंने उनको खाना बनाने के काम में रख लिया। और उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए, और वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। उन्होंने उस टाइम पे सोचिए 50 रुपए, 50 रुपए की कीमत तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे। 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो उन्होंने उनको 50 रुपए दिए कि वो थोड़ा बहुत जो है अपने लिए कपड़े बनवाए उससे, और बाकी के पैसे जो है गांव भेज दे, ताकि गांव वालों को ये ना लगे कि जो हमारा बेटा है वो वहां जाकर कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा फील उन्हें ना हो। तो इस तरह से बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे अपनी नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन का मार्गदर्शन करवाया। फिर किशनदा ने जो है उनको अपने ही नीचे, क्योंकि पहले बहुत सारे नियम कानून नहीं हुआ करते थे। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको नौकरी मिल जाती थी। तो बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन से मार्गदर्शन करवाया कि किस तरह ऑफिस में जो है ऑफिस वर्क किया जाता है। तो तभी अब ये सब चीजें यशोधर बाबू जो है वहीं पर खड़े खड़े सोच रहे हैं, चड्डा के सामने खड़े खड़े सोच रहे हैं, जो उनकी घड़ी का मजाक बना रहा था। ठीक है ना। तो चड्डा ने जोर से कहा, अब देखिए जब वो वहीं पर खड़े हैं तो चड्डा ने जोर से कहा, किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? तो चड्डा जो है जोर से बोला यशोधर बाबू से कि बाबूजी, बड़े बाबू, किस ख्यालों में खो गए? ये मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई? तो यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो वो कहते हैं कि रुको, मुझे अंदाजा लगाने दो कि शायद मेरी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी। तो वो कहते हैं कि जो मेरी शादी जो हुई थी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो वो कहते हैं रुको, मुझे अंदाजा लगाने दो, लेट मी सी, मुझे देखने दो कि मेरी शादी शायद 6 फरवरी 1947 में हुई थी। अब देखिए, मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला। अब मेनन जो था उसने फौरन हिसाब लगाया कि कितने साल हो गए हैं, और एकदम से चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। उसने तुरंत जो है उन्होंने हिसाब लगाया और एकदम से चहक कर बोला, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग डे है। तो वो शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। यशोधर बाबू थोड़ा सा खुश हुए, झेपे और झेपते हुए खुश हुए। जैसे मैंने बताया ना कि वो इस तरह के इंसान है ही नहीं कि ये सारी चीजें वो शो ऑफ करें और उन चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताएं। तो वो थोड़ा सा खुश हुए, झेपे और फिर झेपते हुए खुश हुए, यानी कि मुस्कुराकर, शर्माते हुए, झेपते हुए। और यह अदा उन्होंने किशनदा से ही सीखी थी। चड्डा ने तुरंत घंटी बजाई और चपरासी को बुला लिया। कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। उसने क्या कहा कि भाई भगवान दास, बड़े बाबू से आज तू बड़ा बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट से। तो यशोधर बाबू बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी बनाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये सब हमें मत बताओ, क्योंकि ये सब गोरे साहबों के चोचले हैं। ठीक है ना, कि जो अंग्रेजों के ये चोचले हैं, अंग्रेज करते हैं ये सब चीजें, हमारे यहाँ ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह नहीं मनाई जाती है। ठीक है ना। तो चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव।
चाय मट्ठी लड्डू, बस इतना ही तो मांग रहे हैं, इतने का तो सौदा है। तो वो कहते हैं कि भले ही आप मिक्सचर मत पिलाइए, बस चाय लड्डू और समोसा ही चाहिए हमें, बस मट्ठी चाहिए। इतने में कौन आपकी बड़ी माया निकल जानी है, यानी कि और इतनी सी छोटी चीज में कौन सी आपके बहुत सारे पैसे लग जाने हैं, कौन सी आपकी बड़ी माया निकल जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला। यशोधर बाबू ने क्या किया, पहले तो जेब से बटुआ निकाला और बटुए से निकाला 10 का नोट, और कहा, और क्या कहा, आप लोग चाय पी लीजिए, दैट, तो आई डू नॉट माइंड। वो कहते हैं ठीक है, आप लोग चाय पी सकते हैं, आई डू नॉट माइंड, मतलब मैं माइंड नहीं करूंगा इस चीज को, यानी कि अगर आपको चाय पिला सकता हूँ तो इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फिर वो मेरी एनिवर्सरी है या सिर्फ ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो कहते हैं लेकिन जो हमारे कस्टम में नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कस्टम में नहीं है, जो हमारे जो सभ्यता संस्कृति में है, वो जो हमारे नहीं है, उस चीज के लिए मैं इंसिस्ट करना समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये चीजें हमारे कस्टम में नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है ये सब चीजें, कि हम सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें या पार्टी करें। तो वो कहते हैं कि और ये मैं इंसिस्ट भी नहीं करता, और मुझे ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, मतलब ये कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। तो फिर चड्डा ने क्या किया, 10 का नोट चपरासी को दिया, पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया और क्या कहा, एक तो 10 का नोट पकड़ा दिया, फिर से हाथ फैलाया, कहा एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, यानी कि उन्होंने कहा कि एक 10 के नोट से क्या होगा, कि 30 रुपए हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो सके, अगर आप 30 रुपए दे देंगे तो थोड़ा सा मतलब चाय के साथ कुछ मट्ठी हो जाएगी। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं। अब सोचिए उस टाइम पे जो इंसान अपने पर्स में 100-150 रुपए रखता है, मतलब काफी अच्छा उनका जो है एक तरह से परिवार है, काफी जो बैकग्राउंड है, काफी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो क्योंकि 100-150 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती थी, आप 10 रुपए में जो है पूरे घर का राशन, मतलब मुझे लगता है खरीद सकते हैं, इतना उस टाइम पे चीजें सस्ती हुआ करती थी, पैसे की वैल्यू जो है इतनी ज्यादा उस टाइम पे हुआ करती थी। तो क्योंकि सारा सेक्शन जानता है, इसीलिए लोग उनको फोर्स भी कर रहे थे कि एटलीस्ट आप 30 रुपए दे दीजिए, 30 रुपए से पूरे सेक्शन का मतलब हो जाएगा, चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा। और सारे सेक्शन को पता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 150 रुपए तक हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, नगण्य यानी कि जीरो, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, भले ही उनको 1 रुपए भी जो है उनका दैनिक खर्च ना हो, तो वो हमेशा 150 रुपए रखते हैं। और तो और उनका कोई बस का टिकट का खर्चा भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पैदल आना जाना करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको आज घर पर जाकर आप एक बार पढ़ें, समझें, कोई भी डाउट लगता है जितना अभी तक हमने पढ़ा तो उसमें जरूर क्लियर करें नेक्स्ट सेशन में। काफी इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।